आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आत्मकथांश जिसका शीर्षक है आलो अंधारी। और इस आत्मकथा को लिखा है बांग्ला भाषा में बेबी हालदार जी ने और हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है प्रबोध कुमार द्वारा। दोस्तों, इस पाठ के हम छठे भाग में पढ़ चुके थे कि अब घर के जो लोग हैं वह बाहर जाने लग जाते हैं। अर्जुनदा और उनके दोस्त नौकरी पर जाते हैं और बेबी के बच्चे जो है स्कूल में चले जाते हैं। जो हमारी लेखिका होती है बेबी हालदार, वह शाम को पार्क में जाने लग जाती है अपने बच्चों को लेकर। अब पार्क में उसकी दोस्ती एक सुनीति नाम की लड़की से हो जाती है। वह भी किसी के घर पर नौकरानी का काम करती है। उसकी उम्र 20 से 22 साल की है और उसके माता पिता भी नहीं है। कुछ दिनों बाद सुनीति अपने गांव चली जाती है। फिर लेखिका पार्क में जाना बंद कर देती है। उसका मन पार्क में नहीं लगता है क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वह तरह तरह के सवाल लेखिका से पूछते हैं। अब लेखिका घर के अंदर रहती है और लिखाई पढ़ाई का काम वह किया करती है। फिर हमने अंत में जाना था कि लेखिका को एक पत्र प्राप्त होता है तातुश के बंधु द्वारा और उस पत्र में लिखा होता है कि लेखिका के लेख को वह छापने की बात करते हैं। पढ़ते हैं इस आत्मकथा के भाग नंबर 7 को, जानेंगे कि आगे की कहानी में लेखिका ने हमें क्या बताया है। तातुश की बात मैं अनसुनी ना करती तो क्या करती, जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु समित दा, रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा ही रहता था। वह सब भी तो मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुश जैसा ही व्यवहार करते थे। अब लेखिका यहाँ बताती है कि तातुश लेखिका से कहते हैं कि तुम घर का काम करना कम कर दो और पढ़ाई लिखाई का काम अधिक क्या करो। इस पर लेखिका कहती है कि मैं तातुश की बातों को अनसुना नहीं करती तो क्या करती, घर के लिए बहुत सारे काम मुझे करने थे। घर में अब 3 लोग और बढ़ चुके थे, उनका आना जाना लगा ही रहता था। वह 3 लोग कौन थे? वह 3 लोग अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा के दोस्त थे। उनका नाम था समित दा, रजत दा और राहुल दा। वह भी घर में आया जाया करते थे। वह सभी जो है उसी तरह का व्यवहार लेखिका से करते थे जिस जिस तरह का व्यवहार तातुश लेखिका से करते हैं। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातुश की बात मान दिन ही में उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई तो एक कांड घट गया। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन लेखिका खिलाने पिलाने की व्यवस्था को छोड़ कॉपी किताब लेकर बैठ जाती है और तातुश से पढ़ाई लिखाई की बातें करती है और उसी दिन एक घटना घटित हो जाती है। आइए जाने वह घटना क्या है। रमणदा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी हुई थी। जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर वह खाने बैठ गया। वह घटना रमणदा से जुड़ी हुई है। रमणदा जो है काम पर से जल्दी लौट आता है और उसे बहुत जोरों की भूख लगी हुई होती है और वह जल्दी से हाथ मुंह धोता है और खाने की टेबल पर वह बैठ जाता है। खाने की प्लेट में कोई गंदगी ना पड़ जाए या मक्खी वक्खी ना बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा कर रख दिया था। अब खाने की टेबल पर जो प्लेटें रखी रहती है उसे लेखिका ने उल्टा करके रख दिया था ताकि उस पर कोई मिट्टी ना पड़ जाए और मक्खी वक्खी ना बैठ जाए। भूख के मारे रमणदा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब सब्जियां उस पर ले ली। अब भूख के मारे, जोरों की भूख लग रही थी रमणदा को, उसने प्लेट को सीधा नहीं किया और उल्टी प्लेट पे ही उसने सब्जी डालना शुरू कर दिया। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी, उन सब्जियों में एक तरी वाली सब्जी थी, पतली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ अवाक हो उसे देखने लगा। अब जैसे ही वह सब्जी प्लेट पर डालता है तो सारी सब्जी बिखर जाती है क्योंकि प्लेट उल्टी हुई रखी होती है। इसका ध्यान उसे नहीं होता क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगती है। अब जैसे ही वह रोटी लेकर खाना शुरू करता है तो सारी सब्जी नीचे गिरी जा रही होती है और वह खाने को छोड़कर अवाक यानी चौंक कर उसे देखने लगता है कि यह मेरे साथ क्या हो गया। कुछ
क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। कुछ समय बाद रमणदा को यह पता चलता है कि वह तो उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह वहीं बैठा ना जाने क्या क्या सोच सोच कर खूब हंसने लगा। मैंने तातुस से पूछा, रमणदा किसके साथ बातें कर हंस रहा है? तातुस बोले, और कौन है वहाँ? मैंने कहा, और तो कोई है नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहां चली गई और देखा कि रमणदा हंसे ही जा रहा है। अब रमणदा अपनी की हुई गलती पर हंसे जा रहा है। जब लेखिका रमण की हंसी को सुनती है तो वह तातुस से पूछती है कि वह क्यों हंसे जा रहा है, वहां तो कोई बैठा भी नहीं है, वह अकेले क्यों हंस रहा है। तभी वह रमणदा की तरफ जा रही होती है और देखती है कि रमणदा अब भी हंसे जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ रमणदा? वह कुछ ना कहे, बस हंसता रहा। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। अब रमणदा के पास वह जाती है लेखिका और उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तभी रमणदा लेखिका को बताता है कि देखो मेरे साथ ये क्या हो गया। और जैसे ही लेखिका देखती है कि सारी सब्जी नीचे गिरी जा रही है और वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है, इस वजह से हंस रहा है, तो लेखिका भी बहुत जोरों से हंसती है और हंसते हंसते लेखिका का भी बुरा हाल हो जाता है। हंसते हंसते ही आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने से रमणदा ने बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया। अब सारी बात जो है तातुस को लेखिका बताती है कि रमण के साथ क्या घटना घटित हुई है। वह भी सुनकर हंसने लगे। तातुस भी इस घटना को सुनकर हंसने लग जाते हैं। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देखकर तातुश बोले, बेबी तुम क्या हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से ही सब हो जाएगा? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा। मैंने कहा, चिट्ठी? ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। अब तातुश हंसना बंद कर देते हैं, लेकिन अब भी लेखिका हंसे जा रही है। तभी तातुश बोलते हैं कि तुम्हें हंसते रहने से ही सारा काम हो जाएगा। जो तुम्हें मेरे दोस्त की चिट्ठी प्राप्त हुई है उसका जवाब भी तो तुम्हें देना होगा। तभी बेबी कहती है कि चिट्ठी विट्ठी लिखना तो मुझसे मुझे नहीं आता, ना ही मैं यह कर पाऊंगी। तातुश बोले, क्यों नहीं होगा? तुमसे जैसे बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। तातुश बोलते हैं कि क्यों नहीं लिख पाओगी तुम चिट्ठी? तुम्हें जैसा लिखना है तुम वैसे ही चिट्ठी लिखो। लिखोगी तो अपने आप ही सही तरीके से चिट्ठी लिखना आ जाएगा तुम्हें। मैं सोच में पड़ गई। कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं। यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता कैसे लिखूंगी क्या लिखूंगी। अब लेखिका असमंजस में पड़ जाती है, सोच में पड़ जाती है कि वह चिट्ठी में लिखे तो क्या लिखे। उसने कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी थी, उसने तो प्रेम पत्र लिखे थे, लव लेटर लिखे थे। अब लेखिका को समझ में नहीं आ रहा था कि लिखे क्या और कैसे लिखे। कितना गलत लिखूंगी, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। मैंने तातुश से पूछा, मैं उन्हें क्या बोलकर लिखूंगी? तातुश बोले, यह तुम ही सोचकर देखो। अब तातुश से लेखिका पूछती है कि मैं उन्हें किस नाम से बुलाऊं। अब तातुश बोलते हैं कि यह तो तुम ही सोचकर देखो कि क्या तुम उन्हें बोल सकती हो। बस इतना ध्यान रखना कि वह मुझसे 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें जेठू बोलकर लिखूंगी। यहाँ जेठू का अर्थ होता है पिता के बड़े भाई, जिन्हें हम ताऊ जी भी कहते हैं। तो लेखिका कहती है कि मैं उन्हें ताऊ ताऊ यानी जेठू बोलकर लिखूंगी, यानी पत्र में मैं उन्हें जेठू लिखकर सारा पत्र लिखकर भेजूंगी। तातुश बोले, तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं जानती नहीं थी, फिर भी जैसे बन पड़ा लिखा। अब चिट्ठी लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी। क्या लिखूं? सोचते सोचते इतनी देर हो गई। अब लेखिका ने चिट्ठी लिखकर जेठू को भेज दी थी। चिट्ठी में क्या लिखा था यहाँ पर यह बताया नहीं गया है।
इस पर चिट्ठी का जवाब आता है जेठू के द्वारा और उस चिट्ठी में लिखा होता है, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी जो तुमने लिखी थी मुझे कई दिन पहले ही मिल गई थी। अब उस चिट्ठी का क्या जवाब दूँ, यही सोचते सोचते मुझे देर हो गई है। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ के किताबों के बाजार गया था। वहाँ बांग्ला किताबें देखकर इच्छा हुई थी कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे और मैं अवाक हो देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। अब लेखिका को वह प्रोत्साहित करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा जो पत्र मुझे मिला है उसमें यह लिखा हुआ था कि तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और वह आगे लिखते हैं कि तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर तुम्हारे तातुश और मैं बहुत चिंतित है। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशापूर्ण देवी का पाखिर खांचा खांचा और पाखी कैसा लग रहा है। तुम्हें तातुश ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निपटाकर उस समय चोरी चोरी लिखती थी जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी। अब यहाँ लेखिका को आशापूर्णा देवी के बारे में बताते हैं। आशापूर्णा देवी की स्थिति भी बेबी लेखिका की तरह ही थी और वह बताते हैं कि तुम्हारी जैसी स्थिति थी ऐसी ही स्थिति आशापूर्णा देवी की थी। वह भी चोरी चोरी लिखा करती थी और घर में जब लोग सब सो जाते थे तब वह लिखा करती थी और वह भी केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और बांग्ला ही भाषा में वह लिखा करती थी। घर से बाहर भी वह बहुत कम निकली थी। मैं और तातुश दोनों ही आशापूर्णा देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते हैं, जबकि हम में उनकी कानी उंगली बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। और वह आगे लिखते हैं कि तुम भी आशापूर्णा देवी की तरह बन सकती हो, लिख सकती हो और तुम्हारा तीसरा खंड जो है वह कितना लिख चुकी हो तुम, यह तुम मुझे बताना। और अंत में वह चिट्ठी को समाप्त करते हुए कहते हैं कि मेरा प्यार लो और मैं तुम्हारा जेठू। जेठू इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते थे। जेठू जो है वह लेखिका का उत्साह बढ़ाते थे ताकि लेखिका और अच्छा और अधिक लिख सके। अकेले जेठू ही ऐसा करते हो यह बात नहीं थी, और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुश के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती वे सब तातुश उन्हें फोन पर सुनाते। अब जेठू के अलावा कई लोग ऐसे थे जो लेखिका का उत्साह बढ़ा रहे थे। तातुश के बंधु दिल्ली में रहते थे जिनका नाम था रमेश बाबू। वह भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते थे। जो लेखिका लिखती थी वह सब तातुश उनको बताया करते थे। एक दिन फोन पर बात करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा, यह एनी फ्रैंक कौन है? तातुश ने तब मुझे उसके बारे में बताया और एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए। सुनकर उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। अब रमेश बाबू ने लेखिका की तुलना एनी फ्रैंक से कर दी थी और यह तातुश उन्हें बताते हैं कि रमेश बाबू ने तुम्हें एनी फ्रैंक बनाया है, बताया है। अब लेखिका पूछती है कि यह एनी फ्रैंक कौन है। तातुश एनी फ्रैंक की एक पत्रिका निकालते हैं और उसकी लिखी हुई डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाते हैं, जिसे सुनकर लेखिका जो है एनी फ्रैंक के प्रति प्रेरित हो जाती है। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। अब रमेश बाबू के साथ साथ शर्मिला दी भी थी जो लेखिका का उत्साह बढ़ा रही थी। वह मेरी ही वयस की थी और जेठी की बंधु थी। लेखिका बताती है कि शर्मिला जो है वह मेरी ही उम्र की थी और जेठी की वह दोस्त थी। वह कोलकाता ही में कहीं पढ़ाती थी। उनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता कि वह मुझसे कितना स्नेह करती थी। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों बाद मुझे एक सहेली मिली। लेखिका शर्मिला दी को अपनी सहेली की तरह मान रही थी। उनकी चिट्ठियों में लेखिका के प्रति स्नेह हुआ करता था।
मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियां पढ़ कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेलूं, यह करूं वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे। अब चिट्ठियों को पढ़ पढ़ कर लेखिका के मन में यह भाव आते थे कि मैं जल्द से जल्द शर्मिला दी से जाकर मिलूं, उनके साथ खेलूं, हंसूं और कई तरह की बातें करूं और उनसे पूछूं कि शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं, मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीजें पहुंचते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा। एक दिन क्या होता है, लेखिका घर की अलमारी को साफ कर रही थी, तभी उसे एक फोटो एल्बम दिखाई देती है। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। अब उस एल्बम को देखती है लेखिका, उसकी तस्वीरों को देखती है और उसमें से एक तस्वीर अर्जुन दा और उसके दोस्तों की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा थे। एक तस्वीर में तातूस के दोस्त जेठू थे और उनकी दूसरी तरफ शर्मिला दी थी और दूसरी तरफ अर्जुन थे। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती थी। अब लेखिका जैसे ही तस्वीर को देखती है तो वह चाहती है कि वह जल्द से जल्द शर्मिला दी से जाकर मिले। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी। शर्मिला दी कौन थी? वह भी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती रहती थी। शर्मिला दी एक लेखिका थी। उन्होंने भी एक किताब लिखी थी और उनकी एक किताब प्रकाशित हो चुकी थी, छप चुकी थी और मैगजीन में उनकी कहानियां छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हालचाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वह शायद मिलने पर ना हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। अब लेखिका कहती है कि जो शर्मिला दी है वह तो बहुत बड़ी है और वह कहाँ इतनी पढ़ी लिखी स्त्री और मैं कहाँ अनपढ़, और हम चिट्ठियों में जैसी बात करते हैं शायद मिलने पर वैसी बात ना करें, और क्या पता हम शायद मिल जाए तो इससे और अधिक बातें करें। यानी तरह तरह की जो सवाल है, बातें हैं लेखिका के मन में शर्मिला दी के प्रति उठ रहे थे। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। अब लेखिका का उत्साह बढ़ाने के लिए शर्मिला दी थी, रमेश बाबू थे, जेठू थे और अब आनंद भी जुड़ चुके थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। अब आनंद ने लेखिका की रचना कहाँ पढ़ी थी? जेठू के घर पर। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहेज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं। वह आनंद जो है वह लिखते हैं, बताते हैं कि तुम्हारी जो रचना है मुझे बहुत अच्छी लगी है। अपने जीवन की घटनाओं को सहज भाव से लिखना और इतने अच्छी तरीके से लिखना शायद किसी के लिए इतना संभव नहीं हो पाए। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद ना करें। आनंद आगे लिखते हैं कि लेखिका आप जो लिख रही हैं इस सुंदर कोशिश को कभी बंद मत करना। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कभी कुछ असाधारण दे सके। अब वे कहते हैं कि आप निरंतर अभ्यास करते रहिए, कोशिश करते रहिए और यह भी संभव होगा कि आप कुछ असाधारण असाधारण लिखकर हमें देंगी। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। अब वह आगे बताते हैं लेखिका को कि आप किन किन विषयों पर लिख सकते हैं। आप नारी अत्याचार पर लिख सकते हैं, असुविधा के प्रति आप लिख सकते हैं, नारी दुर्दशा के प्रति आप लिख सकते हैं और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचकर लिख सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं। आगे आनंद लिखते हैं कि मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था।
उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा था। अब आनंद बाबू जो है प्रेरित कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे लेखिका को और अधिक लिखने के लिए, और वह अपना एक लेख भी चिट्ठी के साथ भेजते हैं लेखिका को पढ़ने के लिए। लेखिका उस लेख को पढ़ती है और लेखिका को वह लेख बहुत अच्छा लगता है। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुस ने वह मुझे समझाया था, फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। अब लेखिका आनंद जी के लेख को पढ़ती है। कुछ लेख के भाग को वह समझ लेती है, कुछ लेख को वह तातुस के द्वारा समझती है। कुछ बातें लेखिका के दिमाग में घुस जाती है और कुछ बातें लेखिका के दिमाग में घुस नहीं पाती है। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। अब लेखिका को कई लोग प्रोत्साहित कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे, प्रेरणा दे रहे थे कि तुम लिखती रहो, अच्छा लिखो और कई विषयों पर लिख सको। शर्मिला दी, जेठू, आनंद और रमेश बाबू यह सभी लेखिका को प्रोत्साहित कर रहे थे। लेकिन लेकिन लेखिका के दिल में अभी भी यह सवाल उमड़ रहे थे कि क्या मैं ठीक से कुछ लिख भी पाऊंगी या नहीं। अब आगे क्या होगा, अब लेखिका हमें क्या बताती है आगे, यह देखेंगे वीडियो के अगले भाग में। तो दोस्तों यह था इस पाठ का भाग नंबर 7। इस पाठ के 8वें भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।